डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो बल होता है वो वस्तु की गति की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे, रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके किसी समतल सतह पर रबर की एक गेंद लीजिए तथा इसे किसी समतल सतह जैसे मेज या कंक्रीट की फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद में गति आती है? तो गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। तो जब हम किसी समतल सतह पर किसी गेंद को रखेंगे और उसे धक्का देंगे तो उसमें गति होगी, और फिर हम उसे दोबारा धक्का मारेंगे तो उसकी गति बढ़ जाएगी। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? तो आप देखेंगे कि पहले धक्का देने पर उसकी चाल उसमें गति होगी और दोबारा धक्का देने पर उसकी गति बढ़ जाएगी। उसकी गति, क्या चाल में कुछ परिवर्तन होता है? ये गति घटती है या बढ़ती है? तो चाल में परिवर्तन होता है, गति बढ़ती है। अब अपनी हथेली जो है उसे गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे कोई बॉल आ रही है तो उसे अपनी हथेली को उस बॉल के सामने रखिए, ठीक है। जैसे ही गतिशील है ना, जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करती है, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? तो बिल्कुल। गेंद की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गेंद की चाल जो है, जब हम हथेली को लगा देंगे गतिशील गेंद के आगे तो गेंद की चाल कम हो जाएगी। क्या ये बढ़ती है या घटती है? तो घटती है। आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक ले तो क्या होगा? यहाँ देखिए, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वे गतिशील हो जाती है। आगे आप इसी प्रकार अन्य स्थितियों में विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल विराम अवस्था में होती है, तो जो गेंद की चाल होती है वो शून्य होती है। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया के द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बच सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसके बाद चाल शून्य हो जाती है। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल भी बदल जाती है। जैसे हमने किसी मेज पर रखी किसी पुस्तक को हिलाया तो वो जिस जगह पे थी उस जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाएगी। जैसे हम किसी चीज़ को बल लगाते हैं तभी वो अपने स्थान को चेंज करती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। मान लो कोई वस्तु जिधर जा रही है हम उधर ही बल लगा दें तो उसकी चाल बढ़ जाएगी, लेकिन जिधर वस्तु जा रही है हम उसके विपरीत दिशा में बल लगा दें, जिधर जा रही है उसके विपरीत दिशा में यदि हम बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत, मतलब जिधर गति कर रही है उसके विपरीत दिशा में बल लगाएं तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। पहेली और बूझो बोलता है, मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबर के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। पहेली जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने पर केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है। आइए ज्ञात करें। तो आप पढ़ चुके हैं या फिर आपको पता है कि बल लगाने पर केवल चाल ही परिवर्तित नहीं होती, हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या फिर हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी दिशा में भी परिवर्तित कर सकते हैं, उसका आकार बदल सकते हैं। अब यहाँ क्रियाकलाप 8.4 देखिए। पहले आप इस चित्र को देखिए। यहाँ पर ये एक बॉल है, ठीक है। इसे इस डायरेक्शन में लुढ़काया, उधर स्केल लगा दी और स्केल से इसे रोकने का प्रयास किया तो गेंद की जो दिशा है वो बदल गई। आप देख सकते हैं कि गेंद की दिशा समतल सतह पर गेंद को धक्का देने पर गतिशील करना, फिर उसके बाद गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ देखिए, एक गेंद लीजिए, इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए, गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र में दर्शाए अनुसार रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आपकी गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे
तो क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहेगी? तो नहीं। इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो भाई गति की दिशा स्केल से टकराने के बाद बदल जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए जो गतिशील गेंद होती है, गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देता है। तो आपने वॉलीबॉल का खेल देखा होगा, उसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, गतिशील गेंद को धकेलकर जो अपनी टीम का साथी होता है उसके पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान से दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। वहीं हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? तो किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा, अथवा या तो किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा अथवा फिर दोनों में परिवर्तन हो तो इसे गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करते हैं। या तो किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन हो जाए या फिर उसकी गति की दिशा में, जिधर जा रही है उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए। तो ये जो दोनों में परिवर्तन हो जाए तो हम इसे गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। मान लो कोई वस्तु चल रही है तो हम उसकी अवस्था को बदल सकते हैं, बल लगाकर हम उसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। यदि विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसकी चाल कितनी है, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी चाल क्या है, प्रारंभिक चाल तो शून्य है। उसके अलावा कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिशील में हो सकती है। दोनों इसकी गति की अवस्थाएं, या तो वस्तु विराम में होगी या फिर गति में होगी, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है कि बल लगाने पर सदैव ही वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। बल लगाने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। आइए पता करें। तो भाई हमेशा बल लगाने पर वस्तु की जो गति होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप दीवार को बल लगाएंगे तो क्या दीवार गति करेगी? क्या नहीं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि बल लगाने पर वस्तु की गति में परिवर्तन हो। जैसे आप बस को धक्का देंगे, क्या वो उसकी गति बदलेगी? तो नहीं। ट्रेन को धक्का देंगे तो भाई वो नहीं, उनकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके धक्का लगाने से। ये हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इस प्रकार यदि आप दीवार को धकेलने का प्रयास करते हैं, उस पर आप बल लगाते हैं तो बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बल लगाने पर, यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी वस्तु पर बल द्वारा आकृति में परिवर्तन कर सकता है। जो हमारा बल होता है वो क्या वस्तु की आकृति भी बदल सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्लेट में गूंथा हुआ आटा रखा है, तो भाई हाथ से नीचे की ओर दबाने पर आटे की आकृति बदल जाएगी। यहाँ देखिए साइकिल की गद्दी पर एक आदमी बैठा है, तो गद्दी पर बैठेगा वैसे ही गद्दी की आकृति क्या होगी, पिचक जाएगी। उसके अलावा हुक या दीवार पर में लगी कील से लटकाकर रबर का छल्ला, उसे खींचेंगे तो हम उसकी आकृति भी बदली हुई नजर आएगी। बल लगाने पर ये सब हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद आप देख सकते हैं कि दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, उसके बीच में यदि कोई वजन रख दें तो वो भी अपनी आकृति को चेंज कर लेता है। सारणी 8.2 में के प्रेक्षणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है भाई, वो पिचक जाएगा गुब्बारा। उसके अलावा जब गूंदे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। क्या प्रभाव पड़ता है, तो बदल जाएगी। उसके अलावा जब आप मेज पर रखी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है,
तो गेंद को दबाओगे तो पिचक जाएगी। सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो अब हम पढ़ेंगे, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जो बल होता है वो किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। जैसे कोई वस्तु रखी है, हम उस पर बल लगाएंगे तो वस्तु गति में आ जाएगी। उसके अलावा यदि कोई गति में है तो उसको हम रोक सकते हैं बल लगाकर। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन भी कर सकते हैं, गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे गति दे सकते हैं, गति में है तो उसे रोक सकते हैं। गतिशील वस्तु जो है उसकी चाल को बदल सकते हैं या उसकी दिशा को बदल सकते हैं, उसकी आकृति को भी यहाँ तक कि हम बल लगाकर बदल सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे भाई अगर कोई वस्तु विराम में है ना, यदि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। ये न्यूटन के गति के नियम हैं, इन्हें हम क्लास 9th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब कोई वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है तो जब तक उस पर कोई बल न लगेगा तो वो वैसे ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में, ध्यान रखना, यदि कोई वस्तु गति में तो वो जब तक गति में रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो आप अगर कोई बाह्य बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः वस्तु बिना बल लगाए अपने आप यदि कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती और ना ही अपने आप आकृति में परिवर्तन कर सकती है। अब यहाँ हम संपर्क बल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, संपर्क बल मतलब संपर्क तो चाहिए दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं के। तो संपर्क बल क्या होता है? एक पेशीय बल होता है। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या वो अपने आप खिसक जाएगी या फिर हम अपने आप उठा लेंगे? तो बिना छुए हम पुस्तक को नहीं उठा सकते। क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं उठा सकते। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने पर आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है। तो आपसे पूछेगा कि संपर्क बल क्या होता है? तो सामान्य किसी वस्तु पर लगाए गए किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए अपने शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। यदि हमें कोई वस्तु है उस पर यदि हमें बल लगाना है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई वस्तु है उस पर हमें बल लगाना है तो शरीर का उस वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, संपर्क किसी छड़ या फिर रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु को जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या फिर पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? तो ये एक पेशीय बल होता है। पेशीय बल होता है, इसकी सहायता के बिना हम बल नहीं लगा सकते। ये बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपनी सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। यदि पेशीय बल ना लगे तो हम खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसके लिए भी तो हमें उठाना पड़ता है, खाना पड़ता है। क्रियाकलाप शरीर की गति अथवा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल से आगे की ओर धकेला जाता है। वही बात आ गई। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप ये भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते एवं सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए पेशियां कहाँ स्थित है? हमारे शरीर की पेशियों द्वारा बल लगाने की क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? तो यहाँ देखिए, पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलाप जो होते हैं, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस आदमी ने बैल के ऊपर बहुत सारा बोझा ढो रखा है। तो जो पशु होते हैं, पशुओं का पेशीय बल अनेक कठिन कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा क्या पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशी किसी वस्तु के संपर्क में हो।
इसलिए इसे हम संपर्क बल कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल के उदाहरण भी हैं? तो आइए पता करें। तो घर्षण बल के बारे में हम कल बात करेंगे।